हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप की लाइंस देखी थी। लॉस फ्री लाइन, डिस्टॉर्शन लेस लाइन, और उसके अलावा हमने जो है ट्रांजिएंट वेव के बिहेवियर की स्टडी की थी। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वही होगा कि हम एक पॉइंट तो जान ही चुके हैं कि सर्ज जो है आपका किसकी तरह बिहेव करता है, ट्रैवलिंग वेव की तरह बिहेव करता है। ये जो वेव होती है वो क्या करती है, किसी पॉइंट पे जब टर्मिनेट होती है तो उसका कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं रेफ्रैक्शन, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। तो जो रिफ्लेक्ट कितना होगा, रेफ्रैक्ट कितना होगा, ये सब हमें स्टडी करना है। तो आज के लेक्चर का जो पुराना बेस था वो यही है कि इतना तो हमें पता है सर्ज ट्रेवलिंग वेव है और वेव के कुछ पार्ट होंगे, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा। तो उन सब पार्ट्स का हमें स्टडी करना है कि कितना पार्ट मैथमेटिकली कितनी वोल्टेज ट्रांसमिट होगी, कितनी रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि ये हमारे फॉल्ट स्टडी में भी काम में आती है और ये रेटिंग डिसाइड करने में यूज़ होगी कि कौन से प्रोटेक्शन डिवाइस की रेटिंग कितनी होगी। इन सब को डिसाइड करने में इस फैक्टर का बड़ा ही योगदान होगा। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर है हमारा। तो इसी टॉपिक को ही जो है गेट के अंदर बोला जाता है पावर सिस्टम ट्रांजिएंट। जो गेट के सिलेबस में आपके पावर सिस्टम ट्रांजिएंट है, ईएस के सिलेबस में ट्रांजिएंट लिखा हुआ है, तो वो सब यहीं पे स्टडी करना है हमें। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी अलग इशू है, ट्रांजिएंट अलग इशू है, दोनों पॉइंट्स को समझना होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन होता है। पावर सिस्टम ट्रांजिएंट के अंदर स्टेबिलिटी भी पड़ी जाती है क्या? नहीं, स्टेबिलिटी की स्टडी करेंगे हम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के अंदर, यानी कि जो आपका सेगमेंट 5 है जहाँ पर हमें स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी डिफाइन करना है, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी डिफाइन करना है, और दोनों को वन बाई वन स्टडी करना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक हो गया वो हो गया बिहेवियर ऑफ ट्रांजिएंट सिग्नल फॉर transient signal for different load conditions, different load conditions। यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, पहले हम इस टॉपिक का जो दूसरा नाम है वो भी लिख लेते हैं, पावर सिस्टम ट्रांजिएंट। पावर सिस्टम ट्रांजिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आपके पास कोई सर्ज है, तो पहले हम उसका नेटवर्क बनाते हैं। किस तरह का सर्किट होगा, ये आपका सर्ज इम्पिडेंस हो गया जिसकी हमने लास्ट लेक्चर में खूब चर्चा की थी। ये आपका लोड हो गया है, ठीक है। हम ये बिहेवियर को चेक करेंगे कि आपके लोड और सर्ज इम्पिडेंस इन दोनों की वैल्यूज से किस तरह से सर्ज के रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पे फ़र्क पड़ता है। ये सप्लाई वोल्टेज है, ये इंसिडेंट करंट है, ठीक है। इंसिडेंट वोल्टेज हो गई, इंसिडेंट करंट हो गया। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर किस तरह बिहेव करेंगी, यहाँ पे बिहेव करेंगी एज ए सर्ज। तो ये जब सर्ज बिहेव करेंगी तो उनका कुछ पार्ट तो ट्रांसमिट हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं आई डबल डैश, और वोल्टेज को हम वी डबल डैश बोल सकते हैं। और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट होगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, पर हम इसे लिखेंगे कौन सी डायरेक्शन में, इंसिडेंट डायरेक्शन में शो करेंगे, हम इसे शो करेंगे इस डायरेक्शन में। बट जब हम इसे फाइंड आउट करेंगे तो इसको नेगेटिव साइन लेकर के चलेंगे। ये सबको क्लियर है? बेसिकली रिफ्लेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, बट हमने इसको कौन सी डायरेक्शन माना है, ये वाला डायरेक्शन माना है। तो एक्चुअल जो डायरेक्शन है उसका नेगेटिव हो जाएगा ये तो सिंपल नेटवर्क के अंदर भी इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये जो है ये वाला पोर्शन है जो हमने लिख दिया आई डैश और वी डैश। तो दो चीज़ें देखने को मिली कि जो इंसिडेंट वेव है, सर्ज है, उसके दो पार्ट हो गए। एक तो पार्ट है जो ट्रांसमिट हुआ है जिसको हमने आई डबल डैश और वी डबल डैश से लिखा है, एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ है जो आई डैश और वी डैश है। तो बेसिक जो फिजिक्स की एक पॉइंट है कि इंसिडेंट वेव जो होती है आपकी, इंसिडेंट वेव वो इक्वल होती है किसके, रिफ्लेक्टेड वेव प्लस रेफ्रैक्टेड बोल दीजिए इसको, या इसको बोल दीजिए ट्रांसमिटेड वेव। ट्रांसमिटेड वेव, हम इसको मोस्टली ट्रांसमिटेड वेव ही बोलेंगे, अपनी सब्जेक्ट में क्या बोलेंगे, ट्रांसमिटेड वेव बोलेंगे। तो जो इंसिडेंट वेव है वो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव का सम होती है। यानी कि जो इंसिडेंट वेव अगर वोल्टेज है तो वो किस किस का सम होगी, एक तो रिफ्रैक्टेड यानी कि ट्रांसमिटेड वेव, तो ट्रांसमिटेड वेव लिख दिया। उसके अलावा किसका सम होगी, ये होगी आपके रिफ्लेक्टेड वेव का। अब ये वेव की डायरेक्शन मैंने वी1 डैश वी डैश लिखी है, वो कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है। बट रिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस वी डैश लिखूंगा,
ये पॉइंट बहुत समझने का था, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो ये आप याद रखना क्यों लिखा है माइनस, क्योंकि हमने जो साइन माना है वो कौन सा माना है, अंदर की तरफ माना है। कौन सा है, वी डैश अंदर की तरफ है। बट इस इक्वेशन में हमें रिफ्लेक्टेड वेव लिखनी है, और रिफ्लेक्टेड वेव की डायरेक्शन क्या होती है, इसके अपोजिट होती है, तो हमें माइनस साइन लेकर के यहाँ पे चलना होगा। सेम पैटर्न पे हम क्या लिख देंगे, करंट भी लिख देंगे, तो करंट भी क्या हो जाएगा आपका, माइनस आई डैश प्लस आई डबल डैश। तो इन इक्वेशंस को मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, वी डबल डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश, और आई डबल डैश इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। देखो मैं जितने भी पॉइंट बताता जा रहा हूँ ये फॉर्मूले टाइप से आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये जो है एग्जाम में भी यूज़ होंगे और आपके आगे के फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए भी इनकी एप्लीकेशंस है। तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। पहले आपको दो इक्वेशन, सपोज ये वन और टू इक्वेशन है, ये आपको समझ में आ गई होंगी। ये कब लिखी गई है, जब आपको डायरेक्शन आप कौन सी मान के चल रहे हो, डायरेक्शन आप मान के चल रहे हो ये वाली आई की डायरेक्शन ये है, आई डैश वी डैश की डायरेक्शन ये है, और आई डबल डैश वी डबल डैश ट्रांसमिटेड है, ठीक है, तब आपने ये लिखा है। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब हम कुछ कॉफिशिएंट डिफाइन करते हैं। कॉफिशिएंट क्या डिफाइन करते हैं, देखिए स्टार पॉइंट लगाना। एक तो है ट्रांसमिटेड कॉफिशिएंट है वोल्टेज का, ये क्या बताता है कितना पार्ट वोल्टेज का ट्रांसमिट हुआ है, क्योंकि जब इस कॉफिशिएंट को हम वोल्टेज से, इंसिडेंट वेव की वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि उस वोल्टेज का कितना पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है। इसी तरह से मैं करंट का कॉफिशिएंट, ट्रांसमिटेड कॉफिशिएंट डिफाइन कर सकता हूँ, वो आएगा आपका आई डबल डैश बाई आई। सेम पैटर्न में मैं करंट का रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट डिफाइन कर सकता हूँ। अगर रिफ्लेक्शन है तो ऊपर कौन सी वेव आएगी, रिफ्लेक्टेड वेव आएगी, नीचे इंसिडेंट वेव आएगी। और इसी तरह से वोल्टेज का डिफाइन कर दिया वी डैश बाई वी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमें पता है कि वी डैश क्या निकाला है आपने, वी प्लस वी डैश निकाला है, और आई क्या निकाला है, आई प्लस आई डैश निकाला है। आई डबल डैश इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। ये दोनों फॉर्मूले हमने लास्ट इक्वेशन से फाइंड आउट किए थे। अगर इन दोनों फॉर्मूलों को मैं नंबर 1 स्टार पॉइंट, नंबर 2 स्टार पॉइंट को कंबाइंड करता हूँ तो क्या फॉर्मूले हमें मिलेंगे, टी वी इज इक्वल टू वी डबल डैश बाई वी है, तो मैं टी वी को क्या लिख सकता हूँ, वी प्लस वी डैश बाई वी लिख सकता हूँ। तो ये क्या आएगा, 1 प्लस वी डैश बाई वी, यानी कि किसका फॉर्मूला बन गया, 1 प्लस आर वी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हमें मिल गया। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, इस तरह से टी आई भी निकाल सकते हो। टी आई क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर आई आ जाएगा। इस तरह से आप आर वी निकालोगे तो माइनस आर आई आएगा। और इस तरह से अगर आप टी वी निकालोगे तो वो आपका टी आई जेड एल अपॉन जेड एस आ जाएगा। तो ये सब फॉर्मूले आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। अब ये जेड एल जेड एस क्यों आया, एक और फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको पता है आई क्या है, आई है आपका वी अपॉन जेड एस है। उसके अलावा आई डबल डैश क्या है, आई डबल डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका लोड वाला है, तो लोड में क्या होगा, वोल्टेज वेव और इम्पीडेंस से डिवाइड कर दिया। उसी तरह से अगर हमें करंट लिखना है तो करंट क्या आएगा, आई डैश इज इक्वल टू माइनस वी डैश अपॉन जेड एस, क्योंकि आई डैश कौन सी डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, इंसिडेंट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो इस फिगर के अंदर, सॉरी स्लाइड के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना है, ये वाला नोट कर लेना है, ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लेने हैं, और एक ये वाला फॉर्मूला नोट कर लेना है। ऊपर वाला स्टार पॉइंट तो आपने नोट कर लिया ही होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो इन सब फॉर्मूलों को यूज़ कर रहे हैं, और ये वाले सारे जितने भी ब्लॉक बनाए हुए हैं इन सब फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, तब हमने ये वाले सारे फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये वाले सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, तो अब आपको फाइनली इनको याद रखना है। ठीक है, क्या रिजल्ट मिला है, टी वी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस आर वी। ठीक है, टी आई क्या आ गया है आपके पास, 1 प्लस आर आई। इसी तरह से आपके पास आर वी क्या आ गया है, माइनस आर आई। इस तरह से आपका टी वी क्या आ गया है, टी आई जेड एल अपॉन जेड एस। अब तक जो पढ़ा है वो सब आपको सिर्फ समझना था, याद आपको ये फॉर्मूले रखने हैं। ये फॉर्मूले ऐसे हैं, क्या फ़ायदा है इनका समझना, कि अगर आप एक कोई कॉफिशिएंट निकाल लेते हो, टीवी अगर आप फाइंड आउट कर लेते हो तो आप सारे कॉफिशिएंट निकाल सकते हो। टीवी से आरवी आ जाएगा, आरवी से आरआई आ जाएगा, देन आरआई से टीआई आ जाएगा। चार ही तो कॉफिशिएंट है, बात को ध्यान से समझना है। ये चार फॉर्मूले अगर आपने याद रख लिए तो क्या फ़ायदा होने वाला है आपको, देखिएगा कि आपको एग्जाम में ज़्यादातर एक कॉफिशिएंट की जरूरत होगी, कॉफिशिएंट निकालने होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड में आपको बता देता हूँ कि गेट और ईएस के क्वेश्चंस में आपको एक कॉफिशिएंट निकालने होंगे, फिर आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कॉफिशिएंट निकालने के लिए अगर आप कोई भी एक कॉफिशिएंट निकाल लेते तो बाकी के चारों निकल जाएंगे। कैसे, टीवी अगर आपके पास है तो आप आरवी निकाल सकते हो, आरवी से आप क्या निकाल सकते हो, आरआई निकाल सकते हो, आरआई से आप टीआई निकाल सकते हो। यही तो निकालने हैं, टीवी पता है, टीआई आ जाएगा, आरआई आ जाएगा और आरवी आ जाएगा। तो इस तरह से इन तीन इक्वेशन से ही आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। तो अब ये आपको याद रखने हैं। अगर मैं आपको एक टीवी का जनरल फॉर्मूला बता दूंगा तो आप सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लोगे।
हमें बेसिकली स्टडी यही करना है कि आपको जेड एस पता है और जेड एल पता है। अब हम क्या क्या सिनेरियो लेकर के चलेंगे कि जेड एस और जेड एल की डिफरेंट वैल्यूज़ पे मोस्टली हम जेड एल को वेरी करेंगे कि जेड एल अगर जीरो है, जेड एल अगर इनफाइनाइट है, जेड एल अगर जेड एस के इक्वल है, जो पहले भी हम देख चुके हैं सर्ज वाला जो केस था, सर्ज इम्पिडेंस वाला, तो क्या क्या कॉफिशिएंट की क्या क्या वैल्यूज आती हैं। टॉपिक समझ में आया? जेड एस फिक्स है, जेड एल को वेरी करके देखेंगे कि टॉपिक्स ये जो कॉफिशिएंट है इनकी वैल्यूज क्या क्या आती है। तो हम पहले केस नंबर 1 पढ़ते हैं, जब आपके पास जो है व्हेन जेड एल इज़ नॉट इक्वल टू जेड एस, जब आपका जेड एल जेड एस के इक्वल नहीं है, तब हमारे पास सारे कॉफिशिएंट्स की वैल्यू क्या आएगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले मैं एक डेरिवेशन करा देता हूँ, एक कॉफिशिएंट निकाल लेता हूँ, बाकी सब आप निकाल लोगे। तो पहले मैं टीवी फाइंड आउट कर लेता हूँ। टीवी अगर आपके पास आ गया तो बाकी तीन आप निकाल ही लोगे। तो फिर टीवी कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है आई डबल डैश क्या है, आई प्लस आई डैश है। आई डबल डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं, वी डबल डैश बाई जेड एल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू वी अपॉन जेड एस लिख सकता हूँ। आई को यहाँ पे आ जाएगा वी वन डैश बाई जेड एस, क्योंकि आई डैश क्या था, माइनस वी वन बाई जेड एस था। ये मैंने फॉर्मूला आपको नोट करा दिया है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे इस फॉर्मूले के क्या एप्लीकेशंस है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, वी डैश बाई जेड एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी बाई जेड एस माइनस वी वन डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी वी डबल डैश माइनस वी लिख सकता हूँ, ये हो गया जेड एस। इसके बाद क्या लिखेंगे, वी डबल डैश बाई जेड एल क्या हो जाएगा आपके पास, वी माइनस वी डबल डैश प्लस वी बाई जेड एस, यही आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व किया तो क्या आएगा, टू वी बाई जेड एस इज इक्वल टू वी डबल डैश बाई जेड एस प्लस जेड एल डिवाइडेड बाई जेड एस जेड एल। यहाँ से मुझे क्या निकालना था, टीवी, तो मैंने क्या किया, वी डबल डैश बाई वी कर लिए, क्योंकि इन्हीं को तो हम टीवी बोलते हैं, वोल्टेज का ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। अब ये हो जाएगा टू बाई जेड एस मल्टीप्लाई जेड एस जेड एल डिवाइडेड बाई जेड एस प्लस जेड एल। तो यहाँ से आपके पास वी डबल डैश बाई वी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, टू जेड एल डिवाइडेड बाई जेड एस प्लस जेड एल। तो ये आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया, बाकी आप खुद निकाल सकते हो, खुद बना सकते हो टीवी अगर आपको पता है तो। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टीवी आपके पास क्या है, वी डबल डैश बाई वी कितना आया है, टू जेड एल अपॉन जेड एल प्लस जेड एस, ये है। अब टीवी पता है तो आर वी निकाल लोगे, आर वी क्या आ जाएगा, जेड एल माइनस जेड एस डिवाइडेड बाई जेड एल प्लस जेड एस। फिर आप आर आई निकाल लोगे, आर आई क्या होता है, नेगेटिव ऑफ आर वी होता है, तो जेड एस माइनस जेड एल डिवाइडेड बाई जेड एल प्लस जेड एस। इस तरह से टी आई निकाल लोगे, टी आई क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जेड एस बाई जेड एल से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा टू जेड एस अपॉन जेड एल प्लस जेड एस। ठीक है, तो ये जितने फॉर्मूले मैंने आपको लिखे हैं ये अब आपको याद रखने, ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए बस। इसके बाद वाली चीज़ें आप इन्हीं फॉर्मूलों से निकालोगे। जितने भी केस हैं सब केस में हम क्या करेंगे, ये जनरल फॉर्मूले हैं, ये क्या हैं आपके जनरल फॉर्मूले हैं। तो अब तक के लेक्चर में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं और इन्हीं की एप्लीकेशन से मैंने ये वाले सारे फॉर्मूले निकाले हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। इनकी एप्लीकेशन क्या होगी कि आप जितने भी केस हम पढ़ेंगे उनमें क्या करेंगे, हम बेसिकली जेड एल की वैल्यू पुट करेंगे, कभी जीरो पुट करेंगे, कभी इन्फिनिटी पुट करेंगे, कभी जेड एल की वैल्यू एल एस पुट करेंगे, कभी जेड एल की वैल्यू वन अपॉन एस सी पुट करेंगे। तो सारी वैल्यू जब भी हम पुट करेंगे तो हमें फॉर्मूले तो यही यूज लेने होंगे, क्योंकि जनरल केस का मतलब ही क्या है कि हमने जेड एल और जेड एस को अलग अलग मान लिया, यानी कि दोनों को अलग अलग लेकर के डील कर रहे हैं। तो अब आप जब इनकी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट मिल जाएंगे। तो जितने भी केस की स्टडीज़ हमें करनी है सभी केस के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट जेड एल की वैल्यूज़ को पुट करेंगे इन्हीं फॉर्मूलेस के अंदर। तो ये सारे टिप्स पे होने चाहिए आपके। और अगर भूल भी जाओ सब फॉर्मूले को तो एक फॉर्मूला याद रखो टीवी का, क्योंकि अगर टीवी का याद है तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले से बाकी सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारे पास जो एक न्यूमेरिकल अगर हम कर लेते हैं, सपोज एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं यहाँ पे। ये न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, इससे थोड़ा बहुत आपको क्लियर होगा क्या मामला है जो हम स्टडी करने वाले हैं। देखिए ये आपके पास सपोज कोई ओवरहेड लाइन है और इसको आपने टर्मिनेट कर दिया है किससे, केबल से। जेड एल इज इक्वल टू 50 ओम की एक केबल है और ये आपके जेड एस इज इक्वल टू 400 ओम के आपके पास क्या है, ओवरहेड लाइन है, यानी कि ये तो है ओवरहेड लाइन। अब ये सब टर्म्स आप समझते हो, ओवरहेड लाइन क्या है और केबल क्या है। ये आपकी केबल है, तो पावर केबल से आपने ओवरहेड लाइन को टर्मिनेट कर दिया, इस टर्मिनेट कर दिया यानी कि ये जो आपकी लाइन थी
ओवरहेड लाइन, इसके लिए जो ये केबल है वो लोड की तरह बिहेव करेगी। इसका सर्ज इम्पीडेंस 400 है, इसका 50 ओम है। अब सपोज यहाँ पे कोई सर्ज आता है और वो सर्ज यानी कि लाइटनिंग होती है, वो कितने का है, 100 केवी का सर्ज है, 100 केवी वोल्टेज का सर्ज है। तो हमें निकालना है कि इसका कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कितना जो है ट्रांसमिट होगा। तो हम जानते हैं जो टीवी है वो क्या होता है, 2ZL अपॉन ZL प्लस ZS। ठीक है, तो 2ZL, ZL क्या है आपके पास 50 है, ZL प्लस ZS करेंगे तो कितना आएगा 400 प्लस 50 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 बाई 450। तो टीवी क्या होता है, वी डबल डैश बाई वी इज इक्वल टू क्या आ गया 100 बाई 450 आ गया है। अब हमें ये पता है कि जो आपका वी डबल डैश है वो कितना हो जाएगा 100 बाई 450 इंटू वी कितना था 100 केवी का सर्ज आया था। तो ये आपके पास आ गया लगभग 22.22, यानी कि इसको मैं नियरली लिख सकता हूँ 22 केवी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी वेव आई थी, सपोज ये आपकी वेव आई 100 केवी की, उसमें से कितना पोर्शन चला गया 22 केवी क्या हो गया ट्रांसमिट हो गया, बाकी का पोर्शन क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया। कितना रिफ्लेक्ट हुआ है निकाल सकते हो, 78 केवी क्या हो गया रिफ्लेक्ट हो गया। इसको मैं एक अलग फिगर में डिफरेंट कलर से एक बार शो करता हूँ क्या कहना क्या चाह रहे हैं हम। ये सपोज आपके पास टर्मिनेशन की वॉल्व है, इसके इधर की तरफ क्या है केबल है, और इधर की तरफ क्या है आपके पास ओवरहेड लाइन है। तो जो आपके पास 100 केवी का सर्ज आया था उसका कितना पोर्शन तो ट्रांसमिट हुआ है 22 केवी, और कितना पोर्शन वापस रिफ्लेक्ट हुआ है वो हुआ है आपका 78 केवी। तो ये रिजल्ट बहुत काम आता है और इस चीज़ को हम यूज़ भी करते हैं कि किसी ओवरहेड लाइन को केबल से टर्मिनेट कर दिया, लाइन बात को समझना, किसी ओवरहेड लाइन को केबल से अगर हम टर्मिनेट कर रहे हैं तो इसके क्या फ़ायदे हैं ये हमें समझने हैं। ठीक है, तो अब हम इसी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं कि किसी केबल से टर्मिनेट करने के क्या फ़ायदे हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं यहाँ पे। ये सपोज आपने यहाँ पे इसको ग्राउंड किया हुआ है, ये एक तरह से क्या है, एक टावर बनाया है मैंने, ये टावर है, डेड एंड टावर है, डेड एंड टावर है। टावर नीचे से ग्राउंड होगा, यहाँ पे आपके इंसुलेटर्स लगे हुए हैं, ये आपने यहाँ पे इसको डायरेक्ट कनेक्शन दिया हुआ है, जो डायरेक्ट कनेक्शन वायर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये क्यों दिया जाता है, जिससे कि सर्ज जो है लाइटनिंग जो है इंसुलेटर तक ना जाए, डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाए। इस आपने इस ओवरहेड लाइन को टर्मिनेट कर दिया किसके थ्रू, केबल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद कुछ यानी कि कुछ पोर्शन बीच में केबल लगा दिया। आपको ऐसा देखने को मिलेगा पावर सिस्टम में, जब यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन होता है वहाँ पे इस तरह की केबल लगा दी जाती है टर्मिनेट करने के लिए। और केबल के बाद आपने क्या लगा दिया 33 to 11 केवी का जो है सब स्टेशन आ गया, और यहाँ पे आपके लाइटनिंग अरेस्टर्स लग गए, लाइटनिंग अरेस्टर्स। ठीक है, ये आपने इसको अगेन लाइन है, यहाँ पर भी एक आपने क्या लगा दिया, एक ये आपका एक और लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पर हो गया। यहाँ पे सपोज इसके काउंटर लगा हुआ है, ये आपने इसको टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या समझना क्या चाह रहे हैं पहले हम वो चीज़ देखते हैं कि ये आपका कोई पावर सिस्टम का नेटवर्क है, उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि केबल लगाने का क्या फ़ायदा है। पिछले न्यूमेरिकल में हमने यही देखा था कि केबल लगाने से अगर 100 केवी का सर्ज आता है तो 22 केवी ट्रांसमिट होता है, 78 केवी रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब नॉर्मल ऑपरेशन में तो कोई सर्ज होगा नहीं और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी सेकेंडरी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए इसको। तो ये आपका यहाँ पे लाइन वाई काम चल रहा है। ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल ऑपरेशन चलता रहेगा। सपोज कोई सर्ज आ गया है, यहाँ पे सर्ज कितने का है 100 केवी का, तो पहले तो सर्ज क्या होगा इसके थ्रू पास हो जाएगा, जो कंडक्टर डायरेक्ट पाथ प्रोवाइड करा रहा है उसके थ्रू पास हो गया। पास होने के बाद ये केबल पे जाएगा, केबल पे जब ये जाएगा तो केबल क्या करेगी, अभी तक इसका जो सर्ज इम्पीडेंस था वो ये था, और यहाँ पे इसका लोड यानी कि इसका जो है इम्पीडेंस होगा कुछ ना कुछ केबल का वो ये होगा। अब इसका जो इम्पीडेंस है वो सपोज 50 ओम है और इसका 400 ओम था जैसा हमने लास्ट केस में देखा था। तो अब होगा क्या कि जो 100 केवी की वेव आई है उसका कितना पोर्शन तो ट्रांसमिट होगा 22 केवी ट्रांसमिट हो जाएगा। बाकी रिफ्लेक्ट कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्ट आपका हो जाएगा 78 केवी। ठीक है, तो अगर लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पर लगाते हम, और अगर आपके पास सर्ज ये केबल ना होती तो आपको लाइटनिंग अरेस्टर के लिए कितनी रेटिंग की रिक्वायरमेंट होती, 100 केवी के लिए आपको लाइटनिंग अरेस्टर डिफाइन करना होता। लाइटनिंग अरेस्टर की रेटिंग की हम बात करेंगे। तो वैसे मैं आपको यही बता देता हूँ, लाइटनिंग अरेस्टर की जो रेटिंग होती है वो होती है, लाइटनिंग अरेस्टर की रेटिंग होती है पीक वैल्यूज़ में। तो इसकी रेटिंग होती है आपके जितनी आपकी फेस की वोल्टेज है, फेस की वोल्टेज सपोज आपकी है वी पी एच,
उसको मैक्सिमम उसको जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं पीक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये आपकी पीक वैल्यू मिल गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेफ फैक्टर लेकर के चलते हैं 1.1, यानी कि 10% का सेफ फैक्टर लेकर के यहाँ पर पे चला जाता है। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर की रेटिंग को। वीपीएच किस में है, ये वीपीएच आपका आरएमएस में है, आरएमएस वैल्यू है। पहले आरएमएस वैल्यू को आपने पीक वैल्यू में बदला और उसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर समझ लेना कैसे निकाली है रेटिंग। सपोज एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपके पास कोई 33 केवी की लाइन है। तो 33 केवी लाइन का मतलब क्या है कि ये क्या है, लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज कितनी है इसकी, 33 केवी है। तो पहले आप क्या निकालोगे, फेस वोल्टेज। फेस क्या आएगी, 33/√3 आएगा। अब आप इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दोगे, कैसे करोगे, 1.1 इंटू √2 इंटू 33/√3, क्योंकि आरएमएस वैल्यू तो पहले से ही है। पहले इसको फेस वैल्यू में बदला, देन हमने इसको √2 से मल्टीप्लाई करके पीक वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, और देन हमने 1.1 से, क्योंकि हम किसी भी चीज़ की रेटिंग निकालते हैं तो हम कोई ना कोई सेफ फैक्टर मानते हैं, 10% का मार्जिन लेकर के चलते हैं। तो 10% का मार्जिन मतलब 1.1, और पीक में है इसलिए √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रेटिंग समझ में आ गई है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके आएगा 30 केवी। तो अब आपको समझ में आ गया 33 केवी की लाइन के लिए आपको 30 केवी की रेटिंग के लाइटनिंग अरेस्टर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास पहले 100 केवी अगर लाइटनिंग अरेस्टर तक पहुँचती तो आपको उसके लिए उस रेटिंग की रिक्वायरमेंट होती। बट अब आपके पास ओनली 78 केवी की वेव रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, तो अब आपकी रेटिंग रिक्वायरमेंट कम हो गई है। तो ये फ़ायदा होता है केबल के थ्रू टर्मिनेट करने का। जब भी हम केबल के थ्रू इसको टर्मिनेट कर देते हैं तो क्या बेनिफिट हो गया, बेनिफिट ये होता है कि आपको लाइटनिंग अरेस्टर की रेटिंग जो चाहिए थी वो अब कम रेटिंग का लाइटनिंग अरेस्टर से आपका काम चल जाएगा। ठीक है। तो इसको अभी हम स्टडी इसको नोट कर लेते हैं, जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया है। क्या कह रहा है ये पॉइंट कि इफ़ ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेटेड थ्रू केबल then the surge voltage then the surge voltage is reduced and remaining voltage is and remaining voltage is reflected back. The rating of lightning arrestor, the rating of lightning arrestor इज़ रिड्यूस्ड। लाइटनिंग अरेस्टर का काम क्या होता है, बेसिकली जो भी आपकी हाई वोल्टेज आती है उनको ये ग्राउंड में लेकर के जाता है। ऐसा क्यों करता है, ये मेटल ऑक्साइड की डिस्क होती है। क्या होती है, मेटल ऑक्साइड की डिस्क होती हैं, जिनका जो बिहेवियर है वो इस तरह का होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज होती है इनका रेजिस्टेंस इम्पिडेंस कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हाई वोल्टेज, यानी कि सपोज नॉर्मल ऑपरेशन है, नॉर्मल वोल्टेज है, तो इसका इम्पिडेंस क्या होगा, हाई होगा। पर जैसे ही आपकी वोल्टेज इंक्रीज होगी तो इसका इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और लो इम्पिडेंस में कैसा बिहेवियर होगा इसका, ये एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगी। तो जो हाई वोल्टेज वाली वेव आती है, हाई वोल्टेज का सिग्नल आएगा, उसको क्या करेगा, ग्राउंड में ट्रांसमिट कर देता है। तो जिस सर्किट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना है उसके पैरेलल में इसको लगाया जाता है। सपोज आपको इसको इस सर्किट में आप चाहते हो कि इसके अंदर लाइटनिंग का इफेक्ट ना जाए, तो इसके पैरेलल में आप इसको लगा देते हो लाइटनिंग अरेस्टर को। इससे क्या होगा कि जो आपका लाइटनिंग अरेस्टर है उसके अंदर जो आपका लाइटनिंग अरेस्टर की जो मेटल ऑक्साइड की डिस्क हैं उनका बिहेवियर इस तरह का होगा, और बिहेवियर इस तरह का होने की वजह से जैसे ही हाई वोल्टेज सिग्नल आएगा तो ये जो सिग्नल आने वाला है उसके पास दो रास्ते हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये कौन से रास्ते को फॉलो करेगा, लाइटनिंग अरेस्टर वाले रास्ते को। क्यों, क्योंकि इसका जो इम्पिडेंस है वो क्या है, कम हो चुका है। तो इसका जो नॉन लीनियर इम्पिडेंस होता है, कैसा होता है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। मेटल ऑक्साइड की डिस्क का रेजिस्टेंस कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है, यानी कि हाई वोल्टेज पे जाकर के इसका इंपीडेंस कम हो जाता है। तो ये उसको डाइवर्ट करता है, सर्ज को क्या करता है, डाइवर्ट करता है। इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर को हम कई बार सर्ज डाइवर्टर भी बोल देते हैं, सर्ज डाइवर्टर भी बोल दिया जाता है। ठीक है। ये प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर भी आपके ये टॉपिक आ जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अब कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे। सर्ज आर दी ट्रांजिएंट फिनोमिना। ट्रांजिएंट फिनोमिनन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोई नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं होता है सर्ज। सर्ज आपके पास जब लाइटनिंग होगी तब होगा और आएगा और तुरंत
बहुत ही कम टाइम में ये अपना सर्ज है जो डाइवर्ट होकर के चला जाता है, तो ट्रांजिएंट फिनोमिना है। और केबल कैसे बिहेव कर रही है? एंड केबल इज बिहेविंग एज ए कैपेसिटर, behaving as a capacitor. It operates in transient state. It operates in transient state, and it will divert, and it will divert, डाइवर्ट बोल दीजिए या फिर रेफ्लेक्ट बोल दीजिए। रेफ्लेक्ट करती है ना कुछ पोर्शन को, रिफ्लेक्ट द वोल्टेज इन ट्रांजिएंट स्टेट। इस पॉइंट का मतलब क्या था कि एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में हो सकता है कि केबल है वो वेव को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये तो नॉर्मल ऑपरेशन में भी करेगी। नहीं, नॉर्मल ऑपरेशन पे नहीं करती है। ये कब करती है? जब आपके पास जो वोल्टेज है वो वेव की तरह बिहेव करे, ट्रैवलिंग वेव की तरह बिहेव करे। और ऐसा कब होता है? जब आपकी या तो लाइन की लेंथ ज़्यादा हो, या फिर आपका जो है जो सिग्नल है वो हाई वोल्टेज का हो, यानी कि सर्ज हो, लाइटनिंग हो, हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हो। तो ये कौन सा होता है आपका, जो आपके पास जो आपका सिग्नल लाइटनिंग की वजह से आता है, तो उस सिग्नल को ही ये क्या करेगा आपके पास, डाइवर्ट करेगा। तो कैसे ऑपरेट कर रहा है? एज ए कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर भी है वो आपके नॉर्मल सिनेरियो में तो क्या करता है, स्टडी स्टेट में तो ये ओपन सर्किट के बिहेव करेगा, पर जब भी ट्रांजिएंट स्टेट होती है तभी ये आपके पाथ प्रोवाइड कराता है। तो उसी तरह से केबल यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स जो थे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता दिए थे, फिर आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना। रेटिंग ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर क्या होती है? कई बार ईएस वगैरह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 1.1 सेफ्टी फैक्टर हो गया, रूट टू पीक वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हो गया, और फेस वोल्टेज यहाँ पे आ गई है। ये जो फेस वोल्टेज है किस में है? आरएमएस में है, तो इसको पीक में कन्वर्ट करने के लिए हमने रूट टू से मल्टीप्लाई किया है। तो ये जो वैल्यू होती है किस में होती है? पीक में होती है। तो रेटिंग जो है लाइटनिंग अरेस्टर की किस में आएगी? पीक वैल्यूज़ में आती है। इस तरह से इसकी रेटिंग निकाली जाती है। एग्जाम्पल में आप नोट कर सकते हो, फॉर 33 केवी के लिए कितना आता है? 1.1 इंटू रूट टू इंटू 33/√3, ये आपका आ जाएगा 30 केवी। उसके अलावा अगर हम निकालना चाहें 11 केवी, तो उसके लिए लाइटनिंग अरेस्टर की रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 1.1 इंटू रूट टू इंटू 11/√3। रूट थ्री क्या है यहाँ पे? अगेन इस ये दी हुई वोल्टेज क्या है? लाइन वोल्टेज है, तो उसको फेस में कन्वर्ट करने के लिए रूट थ्री से डिवाइड किया है। फिर रूट टू से क्यों मल्टीप्लाई किया है हमने? क्योंकि हमें पीक वैल्यू चाहिए थी। तो ये आ जाएगा आपका 10 केवी। तो ये सभी वैल्यूज़ क्या हैं? ये पीक वैल्यूज़ हैं, पीक वैल्यूज़ हैं। और लाइटनिंग अरेस्टर की रेटिंग कितनी होनी चाहिए? 33 केवी लाइन के लिए 30 केवी की, और 11 केवी लाइन के लिए 10 केवी की। तो ये हो जाता है आपके। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम और केस की स्टडी करेंगे। जितने भी केस हम पढ़ेंगे सेम फॉर्मूला चलेगा। टीवी का फॉर्मूला क्या होता है? 2ZL/ZL+ZS। बस यही फॉर्मूला हमें यूटिलाइज करना है, और इसी के अंदर ZL की वैल्यूज़ को पुट करते जाना है, और आगे के फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। टीवी अगर आपको पता है तो और सारे फॉर्मूले आप निकाल ही लोगे। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।